हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज का ये हमारा वीडियो है यूनियन बजट का पार्ट 2 है। हम लोगों ने पार्ट 1 में जो इस बार के बजट का जो 4 प्रायोरिटीज है उसमें से हम लोगों ने 2 प्रायोरिटीज के ऊपर बात किया था पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बजट को खत्म करेंगे। ये वीडियो थोड़ा छोटा होगा पिछले वीडियो के कंपेरिजन में, लेकिन हम इन दोनों वीडियोज को देखने के बाद इसके ऊपर और इसके बाद इकोनॉमी सर्वे, ठीक है, इकोनॉमी सर्वे ये जो आप देख सकते हैं, बजट और इकोनॉमी सर्वे को देखने के बाद ही इसके ऊपर जो एमसीक्यू सेशन है वो हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि तब तक के फिर हमारा बिहार बजट भी आ जाएगा। ओके, तो जल्दी से इकोनॉमी सर्वे आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपको मिलेगा वीडियो। और इकोनॉमी सर्वे और हमारा बजट, ये दोनों के वीडियोस को देखने के बाद, इसके जो एमसीक्यू में करवाऊंगा, उसके अलावा अगर आप एमसीक्यू को देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसका मैं टेस्ट के रूप में भी मैं उसको पब्लिश कर दूंगा। तो फिर सवाल अगर बजट से आएगा, इकोनॉमी सर्वे से सवाल आएगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, कोई भी एग्जाम हो, ओके, तो उसमें सारे में आपको हेल्पफुल होगा, उससे बाहर सवाल नहीं आएगा। फिर हम बिहार बजट को पढ़ेंगे, जो हमारे बीपीएससी के इकोनॉमी वाला पोर्शन में हमारा बिहार से पूछेगा, हमेशा बिहार बजट पूछता ही है, तो बिहार बजट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी बिहार बजट में टाइम है, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं कल के लेक्चर्स जो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में जो डिस्कस किया था, लगभग थोड़ा सा हम लोग एक बार रिवीजन भी करते चलेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। बेसिकली 2 मिनट हम आपको समय लेंगे। बजट का उल्लेख आर्टिकल नंबर 112 में है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहने का मतलब कि हम एक साल के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें हम कितना रुपया प्राप्त करेंगे, कितना रुपया खर्चा करेंगे, वही बजट कहलाता है, ठीक है। भाई बजट का मैंने ये 3 तरह के अकाउंट्स के बारे में मैंने बताया था, जो हमारे फंड होते हैं केंद्र सरकार के पास 3 तरह के फंड होते हैं, मैंने बताया था। कहाँ से ज़्यादा पैसा आएगा ये सवाल पूछेगा। सबसे ज़्यादा हम लोग उधारी लेंगे पैसा, ये महत्वपूर्ण टर्म, इसको ध्यान में रखना है। ओके, जीएसटी से कलेक्शन इस बार क्या हुआ वो आपको ध्यान रखना है। हमारे पूरे बजट का जो हिस्सा है 16% वो हमारे जीएसटी से आएगा, ठीक है। और 7.880 मीन्स के 7,80,000 लाख करोड़ रुपये जो है हमारा इस बार का हमारा जीएसटी से कलेक्शन है, ठीक है। उसके बाद रुपीज कहाँ जाएंगे सबसे ज़्यादा, हम लोग जब कर्जा ले रहे हैं सबसे ज़्यादा हम लोग कर्जा के इंटरेस्ट के पेमेंट, ब्याज भुगतान हम लोग 20% अपने जो भी हमारी प्राप्ति होगी उसकी 20% हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट के रूप में अदा करेंगे। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे इस बार का रेवेन्यू रिसीट क्या रहा, 22,044,42। इस बार का हमारा कैपिटल रिसीट क्या रहा, टोटल हमारा बजट जो हमारा रिसीट होगा 39.45 लाख करोड़ रुपया हमारे इस बार का हमारा रहने वाला है। रिसीट मीन्स कि हम इतना प्राप्त करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर हम उधारी को हटा दें तो हमारे जो प्राप्ति होगा वो 22.84 लाख करोड़ होगा। ये सवाल जो मैं लिख रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, ये सवाल हमेशा ये सारी चीज़ पूछते हैं एग्जाम में। ओके, फिर उसके बाद है हम लोग खर्चा कहाँ करेंगे, तो खर्चा जितना हम लोग कमाएंगे उतना खर्चा करेंगे बेसिकली। और उसमें हम लोग रेवेन्यूज पर 3.20 कह सकते हैं या 3.19 थे, 32 लाख करोड़, ठीक है, 32 लाख करोड़ रुपया हम लोग खर्चा करने वाले हैं रेवेन्यूज पे। उसके बाद हम लोग जो इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा करने वाले हैं, मीन्स ज़्यादा हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने वाले हैं इस बार, वो हम लोग देंगे। आप देख सकते हैं 7.5 लाख करोड़ रुपीज, ओके, जो पिछले साल से 24.5% ज़्यादा है। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं इस बार का रेवेन्यू डिफिसिट क्या है, फिजिकल डिफिसिट क्या है, कितना परसेंट हमारे जीडीपी का, कितना परसेंट हमारे जीडीपी का, कितना परसेंट हमारे जीडीपी का, ये महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। रेवेन्यू डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट, ये दोनों तो कम से कम याद होना चाहिए। जो कि फिजिकल डिफिसिट इस बार का है 6.5% ऑफ द जीडीपी, जीडीपी इंडिया का जो है। ओके, उसके बाद हमारा जो रेवेन्यू डिफिसिट है डेट इज 3.8% ऑफ द जीडीपी। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। हम जब बात करेंगे सेम चीज़ें, फिर मैंने इसको यहाँ पे कैटेगराइज किया था जिसको आप देख सकते हैं। फिजिकल डिफिसिट हमारा अमाउंट में आप देख सकते हैं 16.62 कह सकते हैं या 16.61 कह सकते हैं। उसके बाद रेवेन्यू डिफिसिट हमारा 9.9 लाख, ओके, करोड़। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर हम लोग बताया था कौन कौन से स्कीम्स को एलोकेशंस मिले हैं। सबसे ज़्यादा पैसा मनरेगा को देखिए मिला है। इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं सारे सब जितने भी मैंने यहाँ पे डाटा से रखा है वो सारे याद करने, आपको हर एक चीज़ को याद होना चाहिए, क्योंकि 5-6 डाटा है, 5-6 डाटा तो कम से कम याद होना चाहिए। और मैं आपको याद करवाऊंगा जब एमसीक्यू, कम से कम मैं बजट के ऊपर 50 सवाल करवाऊंगा और सारे चीज़ कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन मैंने सबसे ज़्यादा डिफेंस में देखिए कितना ज़्यादा पैसा खर्चा किया गया इस बार, ठीक है। तो मैंने बताया था कितना परसेंट है। इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ से बताया कि 9.2% से ग्रोथ करे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर बोला कि प्रोडक्टिव लिंक स्कीम है, उसके तहत 14 सेक्टर में हम लोग 60 लाख नए जॉब को क्रिएट करेंगे और साथ ही साथ 30 लाख करोड़ रुपए के हम लोग अपने जीडीपी में भी योगदान देंगे पीएलआई स्कीम के तहत। ओके, उस पर बोला कि जो हम लोग आज़ादी के 50 साल हो गए, ओके,
तो सॉरी 75 साल जब हमारे आज़ादी के हो गए, उसके बाद हमारा जो अब जो नया जो आगे अगला 25 साल जो हमारा होने वाला है वो अमृत काल के नाम से जाना जाएगा। और इस अमृत काल में हम लोग 4 प्रायोरिटीज पे ध्यान देने वाले हैं। ये गोल है हमारे अमृत काल का, ये आप देख सकते हैं। एंड उसके अंदर 4 प्रायोरिटीज हैं। पीएम गति शक्ति, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है ये। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हम इन दोनों को भी डिस्कस किए थे। उसके बाद आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट और फाइनेंसिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक को आज कवर करेंगे। पीएम गति शक्ति के अंदर क्या क्या चीजें हैं ये आप ये वन शॉट में आप पढ़ सकते हैं, पूरा इसको समझ में आ जाएगा। मल्टी मॉडल पार्क 4 जगह बनेंगे, ठीक है। 400 नए वंदे भारत ट्रेन चलेंगे। 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे 2022-23 में बनेगा। ओके, तो ये सारे महत्वपूर्ण चीज था जो मैंने आपको कवर करवाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद इस सबसे महत्वपूर्ण है इस बार का कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया, बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया, ये महत्वपूर्ण है। इस बार केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग की बात किया गया है, ये भी महत्वपूर्ण है। और इतना लाख रुपए डायरेक्ट पेमेंट किया जाएगा 1.63 करोड़ फैमिलीज को, फार्मर्स को, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे इतना महत्वपूर्ण कोई नहीं था। किसान ड्रोन यहाँ पे महत्वपूर्ण था, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। मैंने बताया था कल, मैंने पिछले वीडियोज में मैंने ये आपको बताया था कि कौन चीज पढ़ना है कौन चीज नहीं पढ़ना, बहुत कुछ रहता है बजट में। बजट बहुत बड़ा चीज है। ओके, 1400 करोड़ रुपए ये बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम सवाल को आप स्टार मार लीजिए, सवाल 100% आएगा। 1400 करोड़ रुपए का आउटले है हमारा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए, नदी जोड़ परियोजना के लिए। और 5 रिवर का ड्राफ्ट है, कौन कौन से रिवर है ये भी आपका रखना है। पूछ देगा कि इनमें से किस रिवर का डीपीआर मींस क्या है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स नहीं है, बजट में बताया गया। तो आप ये बताओ, इसमें पांचों में जो 5 है इसमें से एक नहीं रहेगा, तो इस बार ध्यान रखिएगा कि आपको ये इसको ध्यान में रखना है। ओके, देन एमएसएमई के लिए क्या क्या चीजें हैं कि जो जितने पोर्टल हैं, उद्यम ई श्रम, नेशनल कैरियर सर्विसेज पोर्टल हैं, सारे पोर्टल्स को इंटरलिंक किया जाएगा। और 130 लाख एमएसएमई को प्रोवाइड किया जाएगा एडिशनल क्रेडिट। और वो स्कीम कौन सा स्कीम है, इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम के तहत। और इसका डेट बढ़ाया 2023 तक कर दिया है। और इसमें बोला कि 50,000 करोड़ का जो कवर था उसको 5 लाख करोड़ कर दिया गया है। 2 लाख करोड़ एडिशनल क्रेडिट दिया जाएगा एमएसएमई को। और वे किसके अंदर, तो सीजीटीएमसी के तहत, ठीक है। ये खत्म हो गया हमारा, इतना सफिशिएंट है। स्किल डेवलपमेंट की देश स्टैक एक पोर्टल होगा जो कि सिटीजन्स को एम्पावर करेगा स्किल्स के लिए, री स्किल्स के लिए और अप स्किल्स के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो पूछ सकता है कि ये देश स्टैक ई पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है, देश स्टैक ई पोर्टल का काम क्या है, खत्म हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे है कि ड्रोन शक्ति का फुल फॉर्म, ड्रास का फुल फॉर्म पूछ देगा, ड्रोन शक्ति एंड फॉर द ड्रोन एज ए सर्विस। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखें, ये भी मैं आपको वीवीआई कर दूंगा कि ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। देन हम लोग आगे चलेंगे। एजुकेशन के लिए बारे में कहा कि डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगा, 750 वर्चुअल लैब बनेगा और 75 स्किलिंग ई लैब बनेगा। कैसे याद रहेगा, क्योंकि आजादी के 75 वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। तो 75 स्किलिंग ई लैब और वर्चुअल लैब 750, वर्चुअल लैब 750 बनेंगे। समझे ये बात को। हम चलेंगे आगे। हर घर योजना के लिए देख सकते हैं कि 60,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है। ओके, हाउसिंग फॉर ऑल के लिए 48,000 करोड़ पीएम आवास के लिए हुआ है। और ये नया जो इनिशिएटिव है पीएम डिवाइन, जो कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, उनके सोशल डेवलपमेंट के लिए, ये नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए ये नया स्कीम है पीएम डिवाइन स्कीम, ठीक है। पीएम डिवाइन स्कीम, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इनिशियल इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का एलोकेशन दिया गया है। विब्रेंट विलेज प्रोग्राम उन बॉर्डर एरिया में जो गांव हैं उनको डेवलप किया जाएगा, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके हाउसिंग्स को, उनके टूरिस्ट सेंटर को, उनकी रोड कनेक्टिविटीज को बढ़ाया जाएगा। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। बजट किस तरह से डिजिटल पेमेंट को प्रमोट कर रहा है, उसमें बताया कि 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस है, आने वाले समय में कोर बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बनेगी। और मतलब स्मूथ जो ट्रांसफर होता है पैसे का फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत, नेट बैंकिंग, ये सारी चीज़ें हैं, मोबाइल बैंकिंग है, इनको इस सारे में तो पोस्ट ऑफिस वाले जो बैंक जो होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, उनमें ये सारी सुविधाएं मिलेगी। 75 डिजिटल बैंकिंग की बात किया गया 75 डिस्ट्रिक्ट में, ये ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है। और ये आप देख सकते हैं। हम चलेंगे आगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें कहा है कि नेक्स्ट फेज ऑफ एज ऑफ डूइंग बिजनेसेस एंड एज ऑफ लिविंग। देखिए, एज ऑफ डूइंग बिजनेसेस का मतलब कि इस तरह के, मतलब कोई भी कंट्री है बिजनेसेस को किस तरह से ज़्यादा कंफर्टेबल है, वहाँ के जो बिजनेस लोग कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अच्छे तरीके से स्मूथ बिजनेस हो रहा है। हर एक चीज़ सरकार की तरफ से जो भी कुछ ऐसे लॉज हैं जो लॉज प्रॉब्लम करते हैं एक बिजनेसमैन को, तो उन लॉज को हटाया गया, उसमें कुछ इंप्लीमेंट किया गया, या ऐसा कर सकते कुछ ऐसे लॉज बनाए गए, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाए गए
हैं जो कि कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को या बिजनेस करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्मूथ लगे और बहुत अच्छा लगे, मीन्स कंफर्टेबल हो, तो उनको एज ऑफ डूइंग बिजनेसेस के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है। बोला गया कि 25,000 ऐसे कुछ ऐसे कॉम्प्लायंसेस थे, मीन्स कि ऐसे अनुपालन थे जो पालन करना पड़ता था, उसको हटाया गया कि उससे कहीं ना कहीं एक तरह से जो बिजनेस है वो अच्छे तरीके से वर्क कर पाए। 1486 ऐसे यूनियन लॉज थे जिनको हटाया गया कि मिनिमम गवर्नमेंट हो और मैक्सिमम गवर्नेंस हो। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर कहा कि अमृत काल में जो एज ऑफ डूइंग बिजनेस का 2.0 होगा और एज ऑफ लिविंग को लॉन्च किया जाएगा। ओके, एज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 में कहा कि डिजिटाइजेशन ऑफ द मैनुअल प्रोसेसेस, इंटीग्रेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल सिस्टम थ्रू आईटी ब्रिजेज, आईटी ब्रिज के तहत सेंट्रल और स्टेट लेवल के सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा, सिंगल पॉइंट एक्सेस बनेगा, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज बनेंगे, ये सारी चीजें के बारे में किया गया। और द गवर्नमेंट विल फॉलो द आइडिया ऑफ ट्रस्ट वेस्ट गवर्नेंस, इस बात को ध्यान रखें। चलिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था उतना। फिर ग्रीन क्लियरेंस दिया गया, एक्सपेंशन ऑफ सिंगल विंडो पोर्टल, जैसे परिवेश, proactive and responsive facilitation by interactive virtuos and environmental single window hub। ये जो आपका देख सकते हैं फुल फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। ये परिवेश, ठीक है, तो परिवेश जो है हमारा वो क्या है इसके बारे में पूछ देगा। एक तरह का ग्रीन क्लियरेंस मतलब कहने के जितने भी आपके सिंगल विंडोज पोर्टल की बात कर रहे हैं और ग्रीन क्लियरेंस इसको मिला है जो कि 2018 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो कह रहा है कि इसको जो सिंगल विंडो पोर्टल परिवेश है उसको एक्सपेंड किया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा हर तरह के ग्रीन क्लियरेंस के लिए। और इसके लिए बोला गया कि ई पासपोर्ट लॉन्च किया जाएगा। जैसे कि पासपोर्ट में बहुत प्रॉब्लम होता है, ई पासपोर्ट में चिप्स रहेगा, बहुत आसान तरीके से पासपोर्ट वाला जो वर्क है वो अच्छे तरीके से काम करता है, ई पासपोर्ट लॉन्च किया जाएगा, इसके बारे में बात किया गया। अर्बन डेवलपमेंट ने बोला कि हाई लेवल कमिटी ऑफ रिप्यूटेड अर्बन प्लानर, अर्बन इकोनॉमिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन विल बी फॉर्म। एक कमेटी बनेगा, इसमें बहुत रिप्यूटेड अर्बन प्लानर्स रहेंगे, किस तरह से शहरों को बसाया जाए, किस तरह शहरों को डेवलप किया जाए, किस तरह के पॉलिसीज हैं, ये सारी चीजें करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनेगी। अर्बन प्लानिंग में बोला कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिल्डिंग बायलॉज, टाउन प्लानिंग स्कीम्स एंड ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट विल बी इम्प्लीमेंटेड। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसीज को लाया जाएगा। जो चार्जिंग स्टेशंस बनेंगे अर्बन एरिया में, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले हैं और आए भी हैं, बहुत सारे व्हीकल्स आ चुके हैं, लेकिन अगर बहुत बड़े स्केल पे देखेंगे, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे तो उनको चार्जिंग का, जैसे कि आज पेट्रोल पंप देखते हैं उस तरह चार्जिंग स्टेशन भी चाहिए, तो उसके लिए मतलब काम किया जाएगा। ओके, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर आईटी वेस्ट मैनेजमेंट। जो लैंड रिकॉर्ड है, जो जमीन का, उनका पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा, उनके एक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे कैसे आप जानते हैं यूआईडीआई जानते हैं आधार कार्ड का नंबर, उसी तरह से आप देख सकते हैं कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। ओके, ध्यान रखिएगा। ओके, correct the facility of translations of the land records across any scheduled 8 languages will be rolled out। मतलब जो भी आपके ये जो आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गए या इस जो भी लैंड रिकॉर्ड्स होंगे वो इन कहीं ना कहीं जो हमारे 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं 22 भाषा, उनमें से किसी भी एक भाषा में या भाषा में लैंड रिकॉर्ड्स होंगे। ठीक है, द एडप्टेशन ऑफ द लिंकेज विद नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंटेशन, ये जो NGDRS को लाया जाएगा। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि कहीं से भी कोई लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई भी डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स का, उनको यहाँ नहीं आना पड़ेगा, उनको मतलब कहीं से भी एक वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर को लाया जाएगा। ओके, अमेंडमेंट इन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, जो भी आप देखते हैं विजय माल्या भाग जाता है, इस तरह सब पैसे लेके भाग जाते हैं, तो उसके लिए उसमें कुछ अमेंडमेंट लाया जाएगा। ओके, उसके बाद देख सकते हैं एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिस्ट द सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट, जिससे कुछ कंपनी दिवालिया बने थे, कुछ कंपनी एकदम पूरा बर्बाद हो गए, तो उनको किस तरह से वो एग्जिट हो जाएंगे, किस तरह से, उनके लिए सारी चीजें इसमें किया जाएगा। तो ये कुल मिला के हमारे इसमें क्या याद रखना, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये महत्वपूर्ण है। ये नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर, इसको याद रखना है। ओके, समझ रहे बात को। तो सब कुछ नहीं पढ़ना है, ये नहीं कि बहुत टफ लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया सब कुछ पढ़ना है, ऐसा नहीं है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। एमसीक्यू में क्या पूछेगा हम इसको पूरा निचोड़ के मैं एमसीक्यू बनाऊंगा कि कहां से सवाल आ सकता है, कौन सवाल पूछे आ सकते हैं, कौन सवाल नहीं पूछे आ सकते हैं, हम सब डिस्कस करेंगे। इसके लिए परेशान नहीं होना, एकदम जैसे मैंने बिहार बजट आपको पढ़ाया है, बिहार बजट सवाल नहीं छूटेगा, उसी तरह से आपको यूनियन बजट से भी सवाल नहीं छूटेगा। डोंट वरी इस चीज के लिए।
गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के बारे में कह रहा है कि टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस डिले इन द पेमेंट अ कंप्लीट पेपरलेस इनटू इन ऑनलाइन ई बिल सिस्टम विल बी लॉन्च बाय ऑल। देखिए मींस कह रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो होते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं जब ये सारे मिनिस्ट्री, तो उनके लिए ऑनलाइन ई बिल सिस्टम लॉन्च किया जाएगा और कि कोई किसी तरह का मतलब इसमें करप्शन ना दिखे, ट्रांसपेरेंसी हो, इस चीज के लिए ऑनलाइन ई बिल सिस्टम लॉन्च किया जाएगा गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स के लिए। समझ बात को, जो भी सरकारें खरीदती हैं चीजें। ओके, AVGC प्रमोशन टास्क एनिमल सॉरी नॉट एनिमल एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड द कॉमिक, ये जो है प्रमोशन टास्क फोर्स टू सेट अप टू रियलाइज द पोटेंशियल में जो सेक्टर है, जो एनिमेशन वाला सेक्टर है, गेमिंग वाला सेक्टर है, उनके लिए AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स गठन किया जाएगा। और इसमें क्या है कि गेमिंग लैब्स बनेंगे, गेमिंग को डेवलप इंडिया में किया जाए, विजुअल इफेक्ट्स होते हैं, एनिमेशन देखते हैं आज इसका जमाना ही है, तो इस चीज के लिए काम किया जाएगा। टेलीकॉम सेक्टर में कह रहा है कि 5G को लॉन्च करने के लिए मीन्स के एक इकोसिस्टम बनाया जाएगा कि लॉन्च किया जाए 5G, और PLI स्कीम के तहत इसको पार्ट बनाया जाएगा। तो 5G के बारे में बात किया गया कि लॉन्चिंग होने वाला भी है। एक्सपोर्ट प्रमोशन द स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन जो है सेज है, उसको रिप्लेस किया जाएगा नए नए कानून के साथ, ठीक है, जो कहीं ना कहीं और भी जो स्टेट्स हैं इसके पार्टनर बनेंगे। ओके, और इन डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्राइज और जो भी सर्विस है या इंटरप्राइज सेक्टर उसके डेवलपमेंट में काम करेंगे। तो ये सारी चीज देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है, 5G वाला महत्वपूर्ण है, इसका याद रखना, ये याद रखना। ओके, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस 68% ऑफ द कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट विल बी earmarked for the domestic industry in 2022-23 फ्रॉम द पिछला साल 58% कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट था, इस बार 68% है डिफेंस के मामले में। इस बात को ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि पूरे हमारे बजट का 68% हम डिफेंस में खर्चा करें, नहीं, वो कैपिटल प्रोक्योरमेंट जो बजट है इस बार हमारे डिफेंस के अंदर वो 58% पिछले बार में था और 68% कर दिया गया। ओके, डिफेंस R&D जो है ओपन होंगे फॉर इंडस्ट्री स्टार्टअप एंड एकेडमिया विद 25% ऑफ डिफेंस R&D बजट एंड मार्क, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इंडिपेंडेंट नोडल अम्ब्रेला बॉडी टू सेटअप फॉर मीटिंग टेस्टिंग, मतलब जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं या उनका टेस्टिंग या उनका सर्टिफिकेशन के लिए एक एजेंसी बनेगा, एक नोडल्स बनेगा जहां पे सारी चीजें का टेस्टिंग ये सारी चीजें होंगी। तो आत्मनिर्भरता में कहीं ना कहीं एक रक्षा में आत्मनिर्भरता की बात की गई है। अब हमारा एक आ गया, इसके अंदर सनराइज अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जियो स्पेटियल सिस्टम्स हो गया, ड्रोन्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गए, इकोसिस्टम्स हो गए, स्पेस इकोनॉमी, जो ये ऐसे सेक्टर हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सनराइज कर रहा है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है अभी के जमाने में। तो इनको एक पोटेंशियल दिया जाए, इनके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल्स है और कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और कंट्री को मॉडर्न करने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प भी करेंगे, असिस्ट करेंगे, तो इनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो कहा टू फैसिलिटेट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फॉर द एम्बिशियस गोल ऑफ 280 गीगावाट जो आपका सोलर कैपेसिटी 2030 तक का जो क्षमता है इंडिया का, उसके लिए 19,500 करोड़ का एलोकेशंस दिया गया। PLI फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल विल बी मेड, मींस सोलर पावर के क्षेत्र में PLI के माध्यम से बहुत हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स बने, उसके लिए कितना करोड़ रुपया, 19,500 करोड़ रुपए का PLI के लिए एलोकेशन किया गया। ध्यान रखिए 280 गीगावाट 2030 तक कैपेसिटी जो रेड किया मैंने वो बहुत महत्वपूर्ण है। सर्कुलर इकोनॉमी में कह रहा है कि द सर्कुलर इकोनॉमी ट्रांजिशन इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प इन प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट एज वेल एज द क्रिएटिंग लार्ज अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू बिजनेसेस एंड द जॉब। जो सर्कुलर इकोनॉमी ट्रांजिशन है वो जो नए बिजनेसेस है, नए अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इनहेंस करेगी। द एक्शन प्लान फॉर 10 सेक्टर सच एज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इन ऑफ लाइफ व्हीकल्स यूज्ड ऑयल वेस्ट, ये सारे जो हैं इनके लिए एक्शन प्लान आएंगे, रेडी हैं, ऑलरेडी हैं। इन कुछ ऐसे नए नए आप देख सकते हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जो देख सकते हैं आप। ओके, ट्रांजिशन टू कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी, कारण कि 5 से 7% जो बायोमास पेलेट्स हैं वो उनको को फायर्ड किया जाएगा थर्मल पावर प्लांट में, जिससे क्या CO2 सेविंग्स होगा 38 MMT एनुअली। इतना हम लोग CO2 का सेविंग करेंगे अगर 5 से 7% जो बायोमास पेलेट्स हैं उनका इस्तेमाल हम लोग करेंगे थर्मल पावर प्लांट में। दिस विल आल्सो प्रोवाइड एक्स्ट्रा इनकम टू द फार्मर एंड द जॉब अपॉर्चुनिटी लोकल एंड हेल्प अवॉइड स्टबल बर्निंग इन द एग्रीकल्चर। फिर जो भी जला देते हैं, पराली जलता है तो उससे प्रदूषण होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है पॉल्यूशन से, तो इनके लिए भी उनको भी कहीं ना कहीं इनकम बढ़ेगा। ये सारी चीजें अगर यूज होगा कहीं ना कहीं थर्मल पावर प्लांट में, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जो किसान है उनको भी कहीं ना कहीं एक तरह से इनकम उनको मिलेगा।
4 पायलट प्रोजेक्ट फॉर द कोल गैसिफिकेशंस एंड कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू केमिकल रिक्वायर्ड फॉर द इंडस्ट्री। मतलब ये सारा है कि जो कोल्स हैं उनको केमिकल्स में कन्वर्जन के लिए, कोल गैसिफिकेशन के लिए 4 पायलट प्रोजेक्ट को सेटअप किया जाएगा। कहाँ है ये नहीं, फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, उनको एग्रो फॉरेस्ट्रीज के लिए कहने का मतलब कि ठीक है, जो अगर फॉरेस्ट्री करना चाहते हैं उनके लिए, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं, मतलब मीन्स जंगल में जो लोग रह रहे हैं उसके लिए, उन फार्मर्स के लिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। ओके, पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है कि आउटले फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टीप अप टू, अभी मैंने कि 7.50 लाख करोड़ रुपए का इस बार का मीन्स कहने का मतलब है कि कैपिटल पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है इन कंपेरिजन टू करेंट ईयर आउटले इन 2022 तो 2.9%, मतलब ये कह रहा ना कि जितना हमारा जीडीपी उसका 2.9% हम लोग खर्चा कर रहे हैं इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। हमारा पूरा बजट कितना है, 39.45। तो अब देख सकते हैं ना, इसका हम लोग 7 मीन्स कि आप ये कैलकुलेट कर लीजिए जो भी, तो इतना हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना हम लोग इस बार जो है हमारे खर्चा कर रहे हैं किसमें, पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब कह रहा है कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 10.68 लाख करोड़ रुपया है, जो 4 देखिए ये तो हमने पूरा पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर की मैंने बात किया था ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर के अलावा भी कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगे, जो मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हम लोग कर ही रहे हैं ना यार, 7.5 लाख करोड़। तो उसके साथ और अगर हम एक्स्ट्रा कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ही आएंगे, तो टोटल 10.68 लाख हमारा इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कि 4.1% ऑफ द जीडीपी है। तो पूर्ण दया की प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है, तो 10.68 लाख करोड़। और अगर केवल पूंजीगत व्यय पूछेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, 7.5 लाख करोड़। ग्रीन बॉन्ड की बात किया जा रहा है। एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओवरऑल मार्केट बोरोइंग 2022 सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स विल बी इशू फॉर मोबिलाइजिंग रिसोर्स फॉर द ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को मोबिलाइज करने के लिए ग्रीन बॉन्ड की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। गिफ्ट आईएफएससी देखिए, वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस विल बी अलाउ इन द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गिफ्ट सिटी की बात किया तो पहला बात, गिफ्ट सिटी का आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। कंप्लीट हो गया। इसमें क्या होगा कि इसमें कुछ वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें आएंगे इस गिफ्ट सिटी में, और ये ऑफर करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिनटेक, साइंस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। ओके, ये सारी चीजों के लिए एक्सेप्ट दोज बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज टू फैसिलिटेट एबिलिटी ऑफ हाई इंड ह्यूमन रिसोर्स फॉर द फाइनेंशियल सर्विसेज एंड द टेक्नोलॉजी। कंप्लीट। एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर विल सेटअप, सेम चीजें करा है इन द गिफ्ट सिटी फॉर द टाइमली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अंडर द इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस। मतलब जो देखिए एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, जो भी कुछ ऐसे केसेस आएंगे कुछ इस तरह से, तो गिफ्ट सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा, और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो भी कह सकते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस हैं, उनको इसके अंदर डिस्प्यूट को सेटलमेंट किया जाएगा टाइमली रूप से। ओके, सर्विस फॉर ग्लोबल कैपिटल, तो कुल मिला के जो हमारा पेज है हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ाना था, मुझे बताना था, क्योंकि इसमें फुल फॉर्म तो आपको याद रखना है। हम लोग पूरे बजट को नहीं पढ़ सकते डिटेल से, क्योंकि बजट बहुत बड़ा पार्ट होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और कोई अगर पूरा आपको बजट पढ़ा रहा है, बजट का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो वो आपके लिए यूजफुल नहीं है। जो आपके एग्जाम्स में महत्वपूर्ण हो उन चीजों को ही पढ़ें, ज्यादा परेशान नहीं होना। डिजिटल रुपीज की बात किया गया है कि गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस डिजिटल रुपीज यूजिंग ब्लॉकचेन एंड अदर टेक्नोलॉजी टू बी इशू बाय द रिजर्व बैंक। तो डिजिटल इशू को डिजिटल जो रुपीज है उसको इशू कौन करेगा, पहला बात आरबीआई करेगा 2022-23 में, और ब्लॉकचेन के माध्यम से। कंप्लीट हो गया। फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कह रहा है कि आउटले फॉर द स्कीम फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द स्टेट फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज बीइंग इनहैंस फ्रॉम द 10,000 करोड़ से लेके 15,000 करोड़ रुपया इस बार के रिवाइज एस्टीमेट में बढ़ाया गया। ये कह रहा है जो कैपिटल फाइनेंशियल असिस्टेंट जो दिया था कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए स्टेट को, उसको 10,000 करोड़ जो हमारा बजट पिछला बजट में था, उसको रिवाइज बजट में 15,000 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, इसलिए कह रहा 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपए का करने का तो एलोकेशन दिया जाएगा स्टेट को
इन सारे इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक, इन सारे इन्वेस्टमेंट के लिए ओवरऑल देश 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन भी दिया जाएगा उनको। ओके, इस तरह के जो बोरोविंग अगर करते हैं अगर तो उनको 50 और नॉट 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा स्टेट को। ठीक है, आप ध्यान दे सकते हैं किसके लिए, तो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। सवाल आगे हम करेंगे बात, तो एलोकेशन विल बी यूज्ड फॉर पीएम गति शक्ति रिलेटेड एंड अदर पीएलआई सॉरी प्रोडक्टिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मतलब ये जो पैसा मिलेगा किसके लिए मिलेगा, तो पीएम गति शक्ति के अंदर जो भी चीजें मैंने बताया कि 7 मिनिस्ट्री 7 इसके अंदर चीजें हैं, 7 इंजन है, तो उनके अंदर जो भी चीजें काम होंगे उसमें ये सारे पैसा खर्चा होंगे, या और कुछ ऐसे प्रोडक्टिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट है स्टेट के उसमें ये सारी चीजें खर्चा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और भी सप्लीमेंटिंग फंडिंग फॉर प्रायोरिटी सेगमेंट ऑफ पीएम ग्राम सड़क योजना इंक्लूडिंग सपोर्ट फॉर द स्टेट शेयर। ठीक है, डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इंक्लूडिंग डिजिटल पेमेंट की बात क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल देख सकते हैं तो उस चीज में खर्चा होगा। रिफॉर्म रिलेटेड टू बिल्डिंग बाय लॉ, टाउन प्लानिंग, ये सारी चीजें सेम चीजें वही है। फिर 2022 में 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस पे कह रहा है कि स्टेट विल बी अलाउ अ फिस्कल डिफिसिट ऑफ 4% ऑफ द जीएसडीपी of which 0.5% will be tie up for the power sector। सर बात को कि ये जो 15 फाइनेंस कमीशन जो होता है, जैसे आप देखते होंगे कई बजट आप देखेंगे तो एफआरबीएम एक्ट करके आता है, तो उसमें कुछ ऐसा रहता है कि जीएसडीपी बताता है कि जो फिजिकल डिफिसिट होगा वो राज्य को कितना परसेंट रखना चाहिए अपने जीडीपी का। तो 4% का फिजिकल डिफिसिट अलाउ किया जा रहा है, 50 फाइनेंस कमीशन में किया गया और उस चीज को फॉलो भी करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस बार का फिजिकल डिफिसिट था पिछला बार बिहार बजट का वो 2.97% था। ठीक है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स फॉर कोऑपरेटिव, देखिए आपको याद रखना कि अल्टरनेट मिनिमम टैक्स फॉर कॉर्पोरेटिव्स कितने हैं, 50%, खत्म हो गया। 15%, 18 से कितना कर दिया, 15% कर दिया। गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि टैक्स जो आपका एनपीएस में पैसा कट रहा था स्टेट गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉयज के 10%, उनको 40% कर दिया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, इस चीज को ध्यान रखना। ओके, तो हमारा बजट में इतना ही पढ़ना था, ज़्यादा कुछ ऐसा बजट में है नहीं, बहुत आपको ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ना है। अब जो भी बजट के ऊपर एमसीक्यू होगा और इकोनॉमी सर्वे आपको जल्दी आएगा वीडियो, 2 से 3 दिन के अंदर मैं आपको कोशिश करूँगा कि इकोनॉमी सर्वे का वीडियो मिल जाए। ओके, और इन दोनों के ऊपर जो भी एमसीक्यूज होंगे लगभग मैं 50+ एमसीक्यू की बात करूँगा, और इस 50+ एमसीक्यू को अगर आप देख लेते हैं तो फिर आपको बजट दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है साल भर, जब तक नया बजट हो ना जाए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जल्द से हम लोग 45 डे सीरीज खत्म करेंगे, तो हम लोग बहुत कुछ है प्रीलिम्स के लिए करना है। और जो हमारा 70 डेज जो हमारा चल रहा है आपका बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, उसको जरूर देखें, उसको जरूर समझें कि किस तरह से 70 डेज में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेट नहीं करना है, एकदम उसमें लग जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।